तो शुरू करिएगा। ठीक है। या अभी आप कविता पाठ शुरू कर सकते हैं और 3 से 4 मिनट इसको हाँ, अभी तीन से 3 चार कविताएं मिनट हैं। में। अभी जी जी। अभी शुरू कर दूंगा, 3 कविताएं हैं, बोल दूंगा कंटिन्यू। ये तीन बोलो। से चार मिनट में इसको कंप्लीट कर छोटी दीजिएगा छोटी है, ताकि वो छोटी चालू हो छोटी जाए। छोटी छोटी है, बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है। हाँ, 3 से 4 मिनट में हमको कंप्लीट करना है जी। हाँ, अलग अलग है, छोटी छोटी। आप देखोगे तो उतना लंबा टाइम लगेगा ही नहीं। जी जी। ठीक। 1 मिनट में निकाल रहा हूँ, 1 सेकंड। रहें प्रकृति के साथ। सृष्टिकर्ता ने प्रकृति से हमारा प्राकृतिक रूप से आनंदित जुड़ाव किया है, पर अफसोस हमने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया है। अधिकांश समय व्यर्थ की भागदौड़ में ही व्यतीत कर रहे हैं और किया है। जरा अनुभव करके देखें तो सही, प्रकृति हमें जीवन के सरल, सहज और वास्तविक सुखों का आनंद प्रदान करती है और हमारे जीवन को प्रसन्नता से भरती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। ये सब तभी हो सकता है जब हम उसके साथ नित कुछ समय व्यतीत करें। यदि हम शहर में हैं जहाँ जगह की तंगी है, तो घर पर ही कुछ पौधे लगा लें, उनकी देखभाल करें। नन्हे पौधों को रोज बढ़ता देख न केवल हमारे मन को शांति मिलेगी, बल्कि आत्मा को भी अलग ही तरह की ऊर्जा मिलेगी। अतः रहें प्रकृति के साथ। जीवन जीने की और ही होगी बात, जीवन जीने की और ही होगी बात। डालें दर्द सहने की आदत। दो पड़ोसी थे, एक व्यापारी और एक किसान। दोनों ने लगाए अपने अपने बगीचों में कुछ पेड़। किसान का तो था ये पुश्तैनी धंधा, पर व्यापारी था कृषि से अनजान। किसान तो करता था आवश्यकता अनुसार ही उसकी देखभाल, पर व्यापारी देता था उसको जरूरत से ज्यादा ध्यान। थोड़ी तेज हवा चलती तो पौधों को डोरी से बांध देता, कड़ाके का जाड़ा पड़ता तो कपड़े से ढक देता। यो न तेज हवा लगने देता, न जाड़ा सहन करने देता। समय अनुसार हुए दोनों के ही पेड़ थोड़े बड़े। एक दिन आया तेज तूफान, व्यापारी के तो काफी पेड़ हो गए धराशायी, और किसान के पेड़ कभी झुकते फिर सीधे हो जाते। आखिर में रहे सबके सब सही सलामत खड़े। बड़ा अफसोस हुआ व्यापारी को। पूछा उसने किसान से इसका कारण। बताया किसान ने, आपने अपने पेड़ों को दिया जरूरत से ज्यादा ही प्यार, इसलिए ये नहीं बन सके मजबूत और सहनशील, और नहीं सह सके थोड़े से थपेड़ों की मार। पेड़ हो या संतान, जरूरी है उनके पालन पोषण पर देना उचित ध्यान, पर देना चाहिए उनको विपरीत परिस्थितियां संभाल पाने का भी ज्ञान। इसके बिना जीवन की शिक्षा ही है अधूरी। जीवन में ऊंच नीच संभाल पाने की सीख भी है जरूरी। जीवन में ऊंच नीच संभाल पाने की भी है जरूरी। क्या थे क्या पहुंच गए हम, कोई जमाना था गुरु ही हमारा निर्माता था, वहीं से ही सारा ज्ञान कोष आता था। आज हमने गुरु की जगह गूगल को दे दी, गूगल से ही आज हमारा सत्यम शिवम सुंदरम सब हो गया। ये जो बता दें वही परम सत्य हो गया, बाकी सब झूठ है। इसलिए तो आज हमारे पास जानकारी ज्यादा है, पर समझदारी अनुभव कम है। पुराने लोगों को इसी बात का तो कम है। आज दादी की कहानी किसको आती है सुनानी। भूल गए हम कि जो कुछ चीजें कुछ बातें लॉकर में बंद नहीं होती वह भी दौलत है, बल्कि ये तो बेस की कीमती दुर्लभ दौलत है। ये उन बड़े बुजुर्गों की ही तो बदौलत है। एक जरा सी बात हम अपने को समझा नहीं पाए कि क्या इसमें कोई गर्व की बात है कि हम चांद और सितारों को तो छूकर आ गए, पर अपनों से मिलने अरसे से नहीं जा पाए। घर से निकलते थे तो माँ की दुआएं चलती थी साथ, अब होती है बीपी और शुगर और अनेक तरह की गोलियां हमारी जरूरत भी साथ। वह भी कोई जमाना था जब तपती दोपहरी में
पेड़ की छांव में गहरी नींद सोते थे, मीठे मीठे सपनों में खोते थे, और आज कीमती बिस्तर पर भी करवटें बदलते हैं, पर वह गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। आज फेसबुक पर हर जगह कोई हमको हजारों दोस्त हैं, पर एक आवाज पर चार बुलाते थे, दौड़े दौड़े आते थे। वे जिगरी दोस्त आज कहाँ हैं? आज बैलेंस शीट में तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं एक लाखों करोड़ों के, पर रिश्ते लॉस में ही डूबते जा रहे हैं। वह आज की दुनिया जिसके लिए सेखी बताते हैं हम कि हमने बनाई है, ये तथाकथित आधुनिक जिंदगी जो हमने बड़ी जत्न से सजाई है, उसमें जितना शोर है उतनी खामोशी है, जितनी भीड़ है उतनी अंदर में तन्हाई है। क्योंकि आज आदमी का दिल कहीं है, दिमाग कहीं है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो सब कुछ था, और आज हमारे पास सब कुछ है, पर देखा जाए तो जो पहले था वह आज कुछ भी नहीं है। मैं उससे आगे, मैं उससे पीछे क्यों, इसी दौड़ में खो गए। जिंदगी के सारे लम्हे वो मानो कभी थे ही नहीं, और जिंदगी यूं ही फिसलती गई, और जिंदगी यूं ही फिसलती गई। ओमर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने बहुत सही बिल्कुल विषय पर ही ये कविता कही है और बहुत मार्मिक है। और मैं चाहूंगा कि ये जो आपका काम है, ये ईश्वर आपको आगे ले जाए और आप फिर तरक्की करें, ऐसी हमारी आशा है। हमारे बीच में ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी हैं। वो हमारे सम्मानी हैं और साथ ही साथ उन्होंने बहुत जीवन में काम किए हैं। तो आज का जो विषय है अ, प्रकृति का ज्ञान और मानवता आधारित प्रकृति केंद्रित विकास, इस पर श्री राजा राम यादव जी अपना वक्तव्य रखेंगे, 30 मिनट, 35 मिनट। और फिर उसके बाद जो भी उस पर चर्चा होगी वो सब हम लोग मिलकर करेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री ब्रिगेडियर साहब राजा राम जी से कि वो आए और इस विषय पर वक्तव्य प्रारंभ करें। धन्यवाद। सभी विद्वानों को, प्रकृति प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैंने कल एक विषय जो गाय के ऊपर बोला था, ये प्रकृति भी उसी तरह का है, ये विषय भी। पर मैं आप जितना मेरी समझ में आया है कुछ कोशिश करूंगा, उसको मैं आपसे बताऊं। प्रकृति क्या है, प्रकृति का ज्ञान क्या है, प्रकृति मानव को उस अपने रूप में क्या दिखाती है कि मानव को क्या करना चाहिए। और प्रकृति केंद्रित विकास अगर हम अपनाते हैं तो हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, और हम संस्कृति, ग्राम संस्कृति जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, गोपालन और प्राकृतिक खेती और हमारी संस्कृति के साथ चलने का प्रयास कर सकते हैं। प्रकृति जो भौतिक ब्रह्मांड में, जो संसार में प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, सब कुछ वो प्रकृति का ही पार्ट। इसका करने वाला आप सबको पता है कि वो परमेश्वर है, और उसके थ्रू ये सारा डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें 2-3 टॉपिक में जो डिस्कस करना चाहता हूँ। प्रकृति हमारी जो जीव है वो, उसके लिए ये मेन प्रकृति का जीव सर्कल प्रकृति का मेन व्यवसाय है। तो क्यों ये पृथ्वी पर ही जीव है, इसके लिए कुछ कंडीशन बनी है, मैं उनको भी बताते हुए, और थोड़ी सी बात, क्योंकि ब्रह्मांड से ही सब कुछ चलता है, पृथ्वी भी ब्रह्मांड का ही पार्ट है, तो उसको बताते हुए मैं बढ़ता हूँ। प्रकृति जो ये भौतिक जो भी हो रही है, नेचर की तरफ से जो जो आगे की तरफ से हो रही है, वो सब है जो कुछ मनुष्य बीच में उसमें कर देता है, वो मानव की तरफ से भी हो सकता है। तो इससे हमें बचना चाहिए। और प्रकृति है क्या, इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड कितना लंबा चौड़ा है और ये कैसे कंट्रोल हो रहा है उसमें
2 मिनट में बोलूंगा। उसका ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि ये 13.8 बिलियन वर्ष पहले एक बैंग ब्लैक बैंग ब्लास्ट हुआ और उससे काफी पदार्थ, मैटर बना, कुछ बना, फिर धीरे धीरे स्टार बना, गैलेक्सी बना, और पृथ्वी पे उसके बाद ही लाइफ का इन्वॉल्व हुआ। तो ये उस तरह की थ्योरी बताते हैं। दूसरा, हिंदुस्तान में थोड़ी कहते हैं कि ये अनादि है, और इसमें इसमें जो क्रिएटर है वो हमारा ब्रह्मा है, और प्रिजर्वेटर हमारा विष्णु है, और शिव इसका डिस्ट्रॉयर है। ये साइकिल लाइफ का इस तरह चलता रहता है। कुछ और धर्म में भी, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि प्रकृति गॉड ने 6 दिन में बनाई है, जो आज का रूप है, इसी तरह से शुरू में भी बनाई और ऐसे चल। इस्लाम में भी यही बताया जाता है कि 6 दिन में प्रकृति अल्लाह ने बनाई है और ये करा है। लेकिन एक ज्यादातर कॉमन है, ज्यादातर धर्म सभ्यताएं मानते हैं कि जो यूनिवर्स का कंट्रोल है वो एक ही है, और वो सुपर पावर है। क्रिश्चियन उसे गॉड, क्रिश्चियनिटी उसमें गॉड कह देती है, मुस्लिम उसको अल्लाह कह देते हैं, हम उसको परमेश्वर कह देते हैं। तो वो सिंगल है, और वो सब उसके बाद जो हिंदू धर्म में, तो जैसे 3 मैंने बताए, वो अलग अलग डिपार्टमेंट लेके हैं, और हमारे बहुत से देवी देवता आगे चल के इसमें आएंगे, पर हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। हम यहाँ से एक मनुष्यता के लिए एक ही लेसन लेते हैं कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ी सुपर पावर जिसको मैनेज कर रही है उसने बनाए हैं, और ये वो ही सुपर पावर सब चीजों का करता है। सबकी प्रकृति उसकी एक क्रिया है, उसी के द्वारा चलाई जाती। अब मैं इसका कितनी बड़ी है ये यूनिवर्स, एक पृथ्वी से एग्जांपल लेके देता हूँ। और पृथ्वी के चारों तरफ ही हमारी मनुष्यों की, जीव की प्रकृति है। उस पर फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। पृथ्वी हमारी का रेडियस का डायमीटर करीब 12,756 है। इसके चारों तरफ 10,000 का आकाश है। वो 10,000 का आकाश का ये इसका साइज है पृथ्वी का। तो इस साइज को हम एक छोटा रूप देने के लिए एक 1.27 मिलीमीटर की छोटी सी गोली में दोनों उंगलियों के बीच में रखता हूं, जो आपको दिखाई भी नहीं देगी। ये हम पृथ्वी का साइज, इसका साइज मान लेते हैं। तो जो यूनिवर्स है उसका साइज, पृथ्वी जो आज है, मैंने बताया ये 32-33 हजार किलोमीटर का रेडियस वाली, वो साइज की यूनिवर्स है, जिसका अदर वर्ड में 93.7 बिलियन ट्रिलियंस किलोमीटर इसका रेडियस सरफेस है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो बहुत स्मूथली वहां मैनेजमेंट हो रहा है, तो वो सुपर पावर, वो परमेश्वर, वो होम, जो भी आपका ये, वो इसको कैसे कंट्रोल कर रहा है, कितना पावरफुल है, वो अजर अमर है। ये तो ज्यादातर सारे ही धर्म मानते हैं, एक ईश्वरीय कोई सिद्धांत को मानते हैं। तो ये तो जनरल इसके बाद। अब हम पृथ्वी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी जीव के लिए भी बनाई गई है, जीव इसमें अपना साइकिल करे और जाए। तो पृथ्वी पृथ्वी पे 3-4 विशेषताएं ऐसी है कि वो इसको जीव का प्रोटेक्शन और जीव का के लिए व्यवस्था की है, उनका मैं जिक्र करता हूँ। पृथ्वी गोल है, आप सब जानते हैं। पृथ्वी अपने ध्रुव के चारों तरफ घूमती है, और दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी रात बनते हैं तो जीव के लिए इसलिए है कि दिन भी हो जाएगा, रात भी हो जाएगी, उसका उसमें इसकी जरूरत है। ये 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, तो सारे मौसम उसी अनुसार बनते हैं।
फिर पृथ्वी में जो बाकी विशेषताएं हैं कि एक गुरुत्व आकर्षण है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर से रेज वगैरह से लेके भी काफी चीज को आने नहीं देती, जो जीव के लिए बहुत जरूरी है। और जो गुरुत्वाकर्षण है वो यहाँ से सबको बांध के रखती है, वो कोई दूसरे कहीं नहीं जा सकता। इसके साथ साथ आकाश में बहुत सी लेयर बनी हुई है। एक पहली लेयर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर है वो ओजोन लेयर है, उसमें से भी रेडिएशन गर्मी वगैरह नहीं आती। उसके ऊपर बहुत ठंडी लेयर है, कोई 100 सेंटीग्रेड, कोई 150 सेंटीग्रेड, वो भी ना तो गर्मी आने देती है ना रेडिएशन आने देती है। तो इस तरह का जीव के लिए प्रोटेक्शन किया हुआ है और ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। पृथ्वी में जो मेन बड़ी चीज है जो थोड़ा सा हम कम जानते हैं वो है इसका रीजनल। इसमें बहुत से छोटे छोटे रीजन बनाए हैं, जैसे समुद्र है, कहीं ये है रेगिस्तान है, कहीं एक कंट्री है, 2 कंट्री है, और कहीं द्वीप है, कहीं समुद्र है। ये रेगिस्तान पर्यावरण के हिसाब से इनको ऐसे ही बना रखना, मैं आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में, ग्लोबलाइजेशन आप जा सकते हो लेकिन आप इनको नष्ट करना, पहाड़ को, नदियों को वो नष्ट करोगे तो पर्यावरण पे, जलवायु परिवर्तन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो पहला मनुष्य के लिए है कि आप ओजोन लेयर को जो आप गड़बड़ करते हैं वो मत करिए और ओजोन लेयर को बनी रहने दीजिए। दूसरा है ये रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में उसी टाइप के एनिमल डेवलप हुए हैं, उनको इधर उधर डिस्टर्ब मत। तीसरा इसका रीजन है कि धरती के ऊपर, इसमें, इस एरिया में आपके 5 महाभूत हैं, वो सब आप जानते ही हैं। अग्नि एक ऊर्जा है, वो थोड़ा सा सूर्य से भी मिलती रहती है, ना अदरवाइज ये पांचों कांस्टेंट है, ना इसका साइज बढ़ता है ना इसकी अमाउंट बढ़ती है। जैसे जल, वायु, भूमि या पृथ्वी और आकाश, उतना ही साइज रहता है क्योंकि ये जो गुणवत्ता बताई उसमें। और इन पांचों से ही पृथ्वी का साइकिल चलाने के लिए तो कांस्टेंट हो गई, के लिए उस रचयिता ने एक छठी चीज बनाई है जिसको हम जीव कहते हैं। ये जीव का की व्यवस्था करना, जीव को आगे चलाना, फिर इसको नष्ट होना, डिस्ट्रॉय और क्रिएशन करना और फिर दोबारा से बनाना, ये प्रकृति का मेन व्यवस्था है। जीव में 5 तरह के जीव हैं। एक तो जो जानवर टाइप जो आप बोलते हो जिसमें मनुष्य भी है, वो उस टाइप के जीव हैं जो जो चल फिर सकते हैं। दूसरा है जो एक ही जगह खड़े रहते हैं, अचल, वो पेड़ पौधे वनस्पति है। तीसरा फंगस टाइप का एक जीव है। और चौथा ग्रीन ब्लू अलगे, जिनको कहते हैं कि सारा डेवलपमेंट वहां हुआ। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो छोटे जीव हैं जिनके पेरेंट भी नहीं है और जो दिखाई भी नहीं देते माइक्रोस्कोप वगैरह से। बड़ी जीव और निर्जीव पदार्थ में फर्क क्या है? ये सारे पदार्थ पृथ्वी पे जो हैं वो, ये सारे पदार्थों में 118 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स आप सब जानते ही होंगे, एक न्यूनतम है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिल्वर, गोल्ड, जो वो उनसे बने हैं, वो सारे के सारे यहाँ पाए जाते हैं, सिलिकॉन वगैरह। उनसे ये जीव भी बने हैं और उनसे ये निर्जीव पदार्थ भी बने हुए हैं। किसी में कोई ज्यादा है, किसी में कोई कम। लेकिन जीव में फर्क ये है कि उसमें डीएनए और आरएनए एक सब्सटेंस होता है, वो भी इन्हीं 118 पदार्थ से बना है और वो होने से उसको जीव जीव बनाता है। अब जीव 5 तरह के मैंने बता ही दिए। जीव में रचयिता ने 2 विशेषताएं दी सभी जीव में। नंबर 1, वो नश्वर है, उसका कुछ टेन्योर है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो वो नश्वर है तो उसका कुछ टेन्योर है, उसने नष्ट होना है। और ये सारे जीव कलेक्टिवली उसको पैदा करने में भी, उसको मेंटेन करने में भी, उसकी सुरक्षा में भी सारे जीव मिलकर काम करते हैं। तो एक किस्म का प्रकृति के लिए ये प्रजातंत्र है कि सब मिलके रहोगे, सब मिलके काम करोगे तो आप
ठीक से इसका बंदोबस्त में प्रकृति की हेल्प करती। और इसके बाद फिर ये तो जीव है वो नष्ट हो गया, तो फिर आगे कैसे चलेगी प्रकृति? तो उस भगवान ने, उस क्रिएटर ने ये इसको अपने जैसा पैदा करने की विशेषता दे दी। तो हम अपना जैसा पैदा कर सकते हैं, हम आगे कर। तो यहाँ दो दो मनुष्य के लिए शिक्षा मिलती है। जैविक विविधता जो करीब करीब भूमि पे तो 40% कम हो चुकी है, और समुद्र में तो हमें केवल 10% की ही नॉलेज है, वो रिड्यूस होती जा रही है। और हमारा जो सह निवास कह लीजिए, आपस में मिलजुल के, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन बनाते हैं, पेड़ खाना बनाते हैं, तो वो भी कम हो रहा है। तो मनुष्य ने अपनी संख्या तो बढ़ा ली, औरों की बहुत कम कर दी। और उस पृथ्वी पे भी जो प्रकृति का मैनेजमेंट था, पानी बरसेगा, बरसात से पृथ्वी के अंदर जाएगा, साफ होगा, फिर वापस लिया जाएगा, वो भी सब बंद कर दिए, वहां पानी जाने का भी रास्ता नहीं छोड़ा। तो ये सारी समस्याएं बढ़ने लगी। ये भी पृथ्वी देती है कि भाई तुमने मिलजुल कर जैविक विविधता को बना के रहना है ह्यूमन बीइंग के लिए। अब इसके बाद जो मनुष्य है, उसको भगवान ने थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि दे दी, जानकारी दे दी। तो इस एम से दी थी शायद भगवान ने, तो कि ये जो इतना बड़ा काम हो रहा है पृथ्वी पे और ये प्रकृति में, इसमें वो मेरी सहायता करेगा। तो मनुष्य को एडिशनल 3 क्वालिटी दी, उसने 3 एडिशनल विशेषताएं दी जो उसमें डेवलप हुई, या जो जो किसी तरीके से आप कह सकते हैं। नंबर 1 बुद्धि, सोच समझ, ये उसमें सारे उससे ज्यादा है। औरों में भी कुछ बुद्धि है, लेकिन इसमें ज्यादा है। और लेकिन वो बुद्धि का ब्रेन है, वो भी इन्हीं 118 से बना हुआ है क्या। दूसरा उसको दी आजादी। आजादी का मतलब प्रकृति से, भगवान से उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो जो करना चाहे वो करे। हम आपस में कर देंगे, मैं अभिषेक को बोल दूंगा तो ये मत कर, लेकिन प्रकृति, भगवान, जो भी सुपर पावर है, वो आदमी को रोकता नहीं। वो तेरी मर्जी जो कुछ है। लेकिन पहला एक सेंटेंस उसके लिए भी था कि तू नश्वर है, ध्यान रखना। तीसरा उसको जो और दिया है, वो है मन का ज्ञान। मन, अंतरात्मा की आवाज। ये तो अभी तक तो ये सारी चीजें 118 के, ये 5 महाभूतों से बने थे, लेकिन मन किस चीज का बना है, उसके बाद उसके जो प्राण है, उसका आत्मा है, इस आगे उसका पता नहीं है। अभी साइंस वाले कुछ पता करने की भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे धार्मिक लोगों को पता है। तो जो मन की बात है, वो आध्यात्मिक और वो मानवता की तरफ ले जाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विषय हमारे ऋषि मुनियों ने काफी एक्सप्लोर किया है। इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ। ये सब होने के बावजूद भी अब मनुष्य की क्या क्या करना चाहिए। मनुष्य के पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, वो प्रकृति ने उसको ये सब दिया है, तो वो प्रकृति की इस जीव शैली को चलाने में मदद करे और इसको ठीक प्रबंधन से चलाए। तो उसको हम कहेंगे पालक का रूप ले, जो आजकल नहीं ले रहे हैं। शायद पहले हमारे ऋषि मुनि, पहले हमारी सभ्यता थी, उसमें जरूर होता था। और प्रकृति को सुपीरियर माने। दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो प्रकृति का बॉस मान ले, अपने आप को सुपीरियर माने, औरों से भी, इंसानों से भी सुपीरियर माने, और वो राजा का काम करे। जैसे आजकल ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ये तो सब मेरे लिए बना है, बम बनाए या कुछ भी करे, सबको कंट्रोल करे, सारे रिसोर्सेज को अपना समझे। तो वो आजकल का मनुष्य राजा की तरफ ज्यादा उसका ध्यान है। अब ये बातें हमारे धार्मिक एक किस्म के डेवलप हुआ। हमारी सभ्यता, हिंदू सभ्यता, सनातन सभ्यता तो प्रकृति के बीच हुई, तो वो तो लोग इसको समझते थे। लेकिन कुछ और धर्म जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ये इन्होंने भी कुछ अपने रूल बनाए, और इसी में वो उस धर्म को सुपीरियर, वो उस धर्म को सुपीरियर, धार्मिक कट्टरता आ गई। ये एक दूसरा
व्यवसाय है। तो इसका मानव का ये समझना कि मैं तो सब कुछ का मालिक हूँ और मैं प्रकृति से सुपीरियर हूँ या भगवान से भी सुपीरियर हूँ। जैसे तो आपने देखा ही था कि काफी लोगों में प्रहलाद के पिताजी, कृष्ण के मामा जी, वो सब अपने आप को ये समझते थे कि भगवान भगवान कुछ नहीं है। ऐसे ही रावण का भी कुछ है। तो उस तरफ जा सकते हो आप या दूसरी तरफ जा सकते हो, ये आपने सोचना है। अब इस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए, सब रखते हुए, हमें इस मानव को उस तरफ मोड़ना है कि वो पालक का काम करे और सभी की जो प्रकृति के जो अभी तक मैंने नियम बोले हैं उनको और आगे बढ़ाने से, शुद्धता से चलाने का काम करे। तो उस विषय में उसको दो चीजों की खास जरूरत है, दो ज्ञान की खास जरूरत है शुरू से। एक तो प्रकृति, जैसे मैंने तो बहुत संक्षेप में बोला है, पर एक ये कैसे काम करती है और उसको ये बिल्कुल जो है कि वो प्रकृति के अनुसार काम करेंगे तो शायद ये पर्यावरण को भी बचा सकेंगे और हम अच्छा लाइफ भी सब सब जीवों का भी कर सकेंगे। तो एक वो रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि वो प्रकृति मानवता का भी ज्ञान देती है। प्रकृति बताती है कि भाई मानव, तेरे को बुद्धि ज्यादा दी है तो तू किसी कारण से दी होगी और तेरे में सोचने की शक्ति है। और दूसरा जो मैं बता रहा था कि मानव को एक और दिया है मन का ज्ञान, उससे तू आगे बढ़ाने के लिए कि मानवता को कैसे डेवलप किया जाए, इसका ज्ञान भी हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था। तो वो ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें इस विषय में। उसको ये काम में आना चाहिए, ना कि जो राजा का या जो इस तरह का प्रयोग प्रकृति को इंफीरियर समझ के और अपने आप को ही मालिक समझे। ये अगर उसके अंदर से ही जो ईगो निकल जाएगी तो काफी अच्छा होगा। हमारे कुछ महान आदमी हुए हैं, जैन हुए हैं, महात्मा बुद्ध हुए हैं और भी बहुत हुए हैं। इन्होंने इस प्रयोग को अहिंसा से करके देखने की कोशिश की, पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। और दूसरे जो धार्मिक कट्टरता इस तरह का आ रहा हूँ, जो आए हैं वो लोग, और अपने इस बस मैं ही हूँ सब कुछ, इस चक्कर में ये व्यवस्था उसी तरह बन गई। अब इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हमें क्या चाहिए, उस पर इसका ध्यान लेते हुए थोड़ा सा जोर लगाना चाहिए। नंबर एक तो बिल्कुल ये प्रकृति का ज्ञान और कोई भी ज्ञान मानवता को कैसे बनाना है उस पर कैसे करें, छोटे ग्रुप में स्टार्ट करें। इसमें बेसिक चीज ये है कि जो हमारी संस्कृति शुरू हुई उसमें प्रकृति के बीच में हमने ये काफी अच्छा, जिसकी सनातन सभ्यता कहती है, हमारे ऋषियों ने इसको पहचाना और वो ज्यादा बात मानवता की करते थे और प्रकृति को बचाने के लिए प्रकृति आधारित ही काम करते थे। जो उस तरह का डायरेक्शन मिलता था उसमें सबका, हमारा एजुकेशन भी था, हमारा काम करने का तरीका भी था। और हमारा जैसे गुरुकुल है, ये 5 कुल बनाए थे, उस 5 कुल में प्रकृति से ही मिलते थे। एक तरुकुल था, तरुकुल में हमने पेड़ पौधे, खेती बाड़ी। एक गोकुल था जिसमें गाय पशु, सभी पशुओं का इस तरह से आगे बढ़ाना है। और मिलजुल के गांव की सभ्यता के अनुसार रहते थे। गुरुकुल को स्कूल के एजुकेशन के लिए था और ये सब दोनों जो मैंने बताया डेवलपमेंट के लिए था। प्रकृति का भी ज्ञान था उसमें और दूसरे भी ज्ञान थे। और एक लास्ट वाला कुल था ऋषि कुल, एक आरोग्य कुल और एक ऋषि कुल। आरोग्य कुल कैसे खुद अच्छा स्वास्थ्य वर्धक खाना, एक्सरसाइज और ये सब उसमें ही आ जाता था। और जो ऋषि कुल था वो आज बहुत नेग्लेक्ट। ऋषि कुल का मतलब आप वरिष्ठ नागरिक या जो इस तरह के महान आदमी हैं उनका इज्जत होती थी, वही सब एजुकेशन देते थे, वो देते। अब उनको कोई पूछता नहीं है, केवल वृद्धाश्रम में जाता है। तो उनका भी कैसे आगे चल के हम यूज करें और इस तरह की जो बातें हैं उसको आगे फैलाएं, ये एक दूसरा विषय है। अब इसमें 2-3 टॉपिक हम क्योंकि आपका जो इसमें मेन हेडिंग है वो है
नेतृत्व डेवलप करना। तो नेतृत्व डेवलप करने में हमें 2-3 वर्ड है, उनकी मैं थोड़ी सी जो मेरी बुद्धि के अनुसार है उनकी परिभाषा ही देता हूँ। ये नेतृत्व ही है, आप प्रकृति की तरफ ले जाके मनुष्य को कैसे करेंगे। एक तो बुद्धिजीवी या अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल आप किसे कहते हैं? हमारे सारे ऋषि इंटेलेक्चुअल थे, आप जो मेरे को सुन रहे हैं वो सारे इंटेलेक्चुअल लगता है। हो सकता है उनका सब्जेक्ट अभी प्रकृति हो या खेती बाड़ी हो या पशुपालन हो, और किसी का साइंस हो सकता है, किसी का दूसरा विषय हो सकता है। तो इंटेलेक्चुअल की क्या डेफिनेशन है? मेरी तरफ से एक डेफिनेशन मुझे अच्छी लग रही है। इंटेलेक्चुअल इज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू स्पीक ट्रूथ, टू नो ट्रूथ एंड एक्सपोज लाई। हिंदी में बुद्धिजीवी वो है जो सत्य को जाने, क्योंकि इस संसार में दो ही चीज है, सत्य या असत्य। सत्य को जाने समझे और सत्य को बढ़ावा दे और झूठ को, पाखंड को एक्सपोज करे या उसको उजागर करे। तो इस बेस पे हम बुद्धिमान को मानते हुए आगे चलते हैं। अब आप लगे से दौड़ हैं? सब है, सब दो लगा दिए, दो सब लगा। अच्छा, जो लीडरशिप आप डेवलप कर रहे हो, इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि लीडरशिप चाहे वो ये प्रकृति जो आप काम कर रहे हो उसका भी हो या हमारे फौज में भी लीडरशिप हो, हम उसकी क्या पहचान करते हैं? तो उसमें 3-4 गुण होना बहुत जरूरी है। वो गुण तैयार करना है हमने, जब इस तरह की लेके जाएंगे, इस तरह के प्रोजेक्ट लेंगे। तो नंबर 1 योग्यता। कोई भी अलग अलग हो सकता है, उसमें उसके लायक योग्यता है, नहीं है तो वो उसको कैसे तैयार करें। नंबर 2 ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि वो बेईमानी से पैसे ले लिए और वो ले लिए। ईमानदारी अपनी ड्यूटी के लिए, ईमानदारी अपने मानवता के लिए, ईमानदारी अपने पेरेंट्स के लिए, ईमानदारी आप सब जानते हैं, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। नंबर 3 समझदारी। क्या उसको पूरे सिस्टम को समझता है? तो क्या हम प्रकृति को समझते हैं प्रकृति की तरफ जाने के लिए? नंबर 4 भाईचारा। चाहे वो आपस में मानव मानव का हो या चाहे वो पूरे जीव के लिए हो, वो भाईचारा की भी उसमें हैबिट होनी चाहिए। तो ये एक विषय था। अभी अगर मेरा विषय हो गया है, आप जो भी इसमें, क्योंकि मेरे को इतनी ज्यादा नहीं है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी आप लोग बैठे हो, तो मेरे को थोड़ी इतनी सी समझ थी, वो मैंने बोल दिया। अभी आप इसको आगे बढ़ाएं। मैं इसमें कोई ऐसी मेरी योग्यता नहीं है कि मैं इसमें क्वेश्चन आप पूछो और मैं जवाब दूं, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा बोलो। ये थोड़ा सा मेरे को जिस तरह का ज्ञान था वो उसको बता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजा राम जी। आपने प्रकृति केंद्रित विकास पर एक बहुत पूर्ण तरीके से और बहुत गहराई से पूरा एक वक्तव्य दिया, और इसमें बहुत सारी चीजें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसको आमतौर पर लोग जोड़ते हुए समझ नहीं पाते, और किस तरह से ये पूरी व्यवस्था चल रही है, ब्रह्मांड से शुरू होकर आकाश गंगा और सौर मंडल होते हुए पृथ्वी तक, और पृथ्वी से जो है किस तरह से प्रकृति के जो अंग हैं, आकाश, भूमि, अग्नि, जल, वायु, और फिर इनसे जो बने जीव और निर्जीव, और वो जो जैव विविधता, और फिर मनुष्य, और मनुष्य की बुद्धि और उसकी आत्मा और उसका विवेक। तो ये सारी चीजें प्रकृति से और ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं, और उस परम पिता से कनेक्टेड हैं। ये बिल्कुल आपने कम समय में सभी को बताया, और इसी से एक थॉट लीडरशिप और इंटेलेक्चुअल जो है
उनका रोल क्या होता है और क्या वो उनको करना चाहिए, ये भी आपने बताया। तो हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, अभी कई सारे साथी आए और चले गए, क्या कारण है? जो साथी हमारे साथ हैं, तो उनके कुछ के प्रश्न होंगे और मैं चाहूँगा कि अ, अगर किसी का कोई प्रश्न है, तो वो क्रमवार तरीके से पूछ सकते हैं, जो आज का विषय है उस पर। मैं नाम लेता हूँ, हमारे बीच में अमित श्रीवास्तव जी हैं, हमारे बीच में गोपाल प्रसाद जी हैं, एक जाने-माने आरटीआई आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। फिर महेश्वरी पांडे जी हैं, आजमगढ़ से हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रदीप जी हैं राजस्थान से और सामाजिक कार्यकर्ता और कवि हैं। राकेश कुमार पांडे जी हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। ये गौ सेवा करते हैं और साथ ही साथ ये काफ़ी विद्वान हैं, जिन्होंने कई विषयों में अ, पारंगतता पाई हुई है। राजेंद्र सेमवाल जी हैं। अ, श्री रॉय जी हैं पुणे से, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले 35-40 सालों से लगे हुए हैं समाज के लिए, प्रकृति के लिए। और यूवीएस तेवतिया जी हैं। तो ऐसे करके ये जो साथी जुड़े हुए हैं, जो आज का विषय है उस पर आपके ब्रिगेडियर श्री राजा राम जी से कोई अगर प्रश्न है, तो वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अ, मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा गोपाल जी से, क्योंकि कल भी इसी विषय पे चर्चा हो रही थी, तो आज इसको आगे बढ़ाएं और जो आपका प्रश्न या जो आपका बात है वो रखें। गोपाल जी। जी, सबों को नमस्कार। प्रकृति केंद्रित विकास के विषय को लेकर के मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जब हम लोग समझ चुके हैं प्रकृति से प्रकृति हमारा पालन पोषण कर रही है और प्रकृति केंद्रित विकास ही सर्वोत्तम है, तो सरकार इसे अपने नीति और नियमावली में लागू क्यों नहीं कर रही? सरकार के विकास का पैमाना, सरकार का जो विकास का परिभाषा है, वह प्रकृति केंद्रित विकास की परिभाषा से इतर क्यों है? तो ये है हमारा। और दूसरा ये है कि जनता इसकी गंभीरता को कब समझेगी, कैसे समझेगी, क्यों समझेगी? तो यही हमारा छोटा सा प्रश्न है। वैसे तो गोपाल जी नमस्ते। मैंने आपने शुरू में ही ये कहा था कि इसमें जो मेरे को दो नॉलेज है, थोड़ी बहुत जानकारी होगा, मैं बोलता हूँ। और हम आगे आज क्वेश्चन पर्सन की बजाय हम आगे और विद्वान जो बैठे हैं उसको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो आपका ये विषय, आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं अभाव करती, इसका मेरे पास तो जवाब है नहीं। और जब ये इतना अच्छा सिस्टम है तो उसको लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को तो अभी 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 जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो हमारी खेती है और हमारा गोपालन या पशुपालन है, यही मेन व्यवसाय है प्रकृति का। तो बाकी तो सब फिक्स है और ये जो जीव है वही चेंज होता रहता है। तो व्यवसाय उसका असल में तो ये है। तो लेकिन अभी लोगों ने बैल, गाय की हालत खराब होने का रीजन है कि बैल को से काम करना छोड़ दिया, और बैल ही नहीं, ऊंट से भी छोड़ दिया, गधे से भी छोड़ दिया, खच्चर से भी छोड़ दिया। तो प्रकृति के अनुसार तो जो खेती बाड़ी है उसमें प्राकृतिक आधार होना चाहिए, तो उसमें जीव का होना जरूरी है। लेकिन हमने तो ट्रैक्टर ले आए, तो ट्रैक्टर ले आए तो उसको जो उसके साथ बैल के साथ जो हम मनुष्य चलते थे वो उसको आराम और इसको ज्यादा सुविधाजनक समझते हैं। लेकिन उसको प्रकृति का ये समझ नहीं है, तो वो तो ट्रैक्टर को आसान समझते हैं। और इसका क्या हालत होगा ना तो गवर्नमेंट सोचती है, ना हम सोचते हैं, ना वो सोचता है। अब जब ऊंट का कोई प्रयोग नहीं रहा, ऊंट कटने के लिए जा रहे हैं, बैल का कोई प्रयोग नहीं रहा, पूरे समझ रहे हैं,
तो ये प्रकृति का तो हम आधे आधे जीवों का तो ये नुकसान ही कर रहे हैं, वो जैविक विविधता कहाँ है। तो हमें चाहिए तो ये था कि हम चलो ट्रैक्टर से आपको आसान लगता है, कुछ और गवर्नमेंट ऐसा है कि भाई उसको, तो हम इस बैल को कोई अल्टरनेटिव यूज करते और इसकी सुरक्षा करते, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो सबसे ज्यादा हालत खराब इसलिए हो रही है। एनीवे आप और किसी पैनल में मेरे से अच्छा जवाब दे सकें, क्योंकि ये विषय गवर्नमेंट का विषय तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी इसको अच्छी होने के बाद क्यों नहीं करते, वो तो मनुष्य की हैबिट बदल गई, उसकी व्यवस्था ऐसे हो गई कि वो तो काम करना चाहता ही नहीं। किसान का सबसे ज्यादा नुकसान पता है क्यों हो रहा है? किसान ने खुद काम करना छोड़ दिया, वो काम नहीं करता है, वो काम करवाता है, और वो लेबर में ही सारा खर्चा बढ़ जाता है तो कुछ निकलता नहीं। तो हमें ये मनुष्यों में आदत डालनी पड़ेगी कि आपका काम आप अपने आप ही करते रहिए, चाहे आप कितने ही धनी हो जाएं, चाहे कितने ही वो हो जाएं। धन्यवाद। अन्य कोई साथी? हाँ, धन्यवाद अभिषेक भाई, बहुत ही सुंदर विषय था। तो इन बदलावों को जल्द से जल्द कैसे हम लोग कर सकते हैं, यही एक प्रश्न पूछना था। देखो मैंने बताया, मैंने जो इसमें विषय वो रखा है, मेरे से अच्छा कोई बताएंगे, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके ग्रुप से। हमें मानव को चेंज करना है। मानव का शुरू से ही आप प्रकृति की ये एजुकेशन, और दूसरी मानवता की एजुकेशन आप स्कूल से, आप उससे जो जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था उस टाइम क्यों नहीं हुआ ये खराब? माना कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है, तो लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो मानव अगर सोचे कि मैंने तो ये प्रकृति के विरुद्ध काम नहीं करना है, मैंने तो ओजोन लेयर को बचाना है, मैंने तो नदी को बचाना है, मैंने तो पहाड़ों को बचाना है, मैंने तो जो खेती जो इतनी बड़ी पानी को ब्लॉक कर दिया बड़े बड़े शहरों में, मैंने और गवर्नमेंट को भी जो गोपाल प्रसाद ने क्वेश्चन पूछा, अब हम आगे तो कम से कम शहर को ऐसा डेवलप करें कि 5 किलोमीटर रेडियंस दे दिया, 5 किलोमीटर और जानवरों और झील और तालाबों के लिए छोड़ दें, फिर 5 किलोमीटर ले लें आप। तो अभी भी नहीं करोगे तो आगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छा सिस्टम तो मानवता का, प्रकृति का और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट का ज्ञान शुरू से ही करना पड़ेगा, और ज्ञान के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसमें प्रकृति का भी रोल, जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल होगा और हमारे समाज के हर एक नागरिक को। तो ये व्यवस्था कुछ प्रकृति करे, कुछ आप जैसे ग्रुप करे, कुछ सामाजिक लोग करे, कुछ हमारे साधु संत भी इसमें जुड़े, तो धीरे धीरे होगा, लेकिन बहुत देर हो गई तो फिर मुश्किल हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ सर, मैं पूछ जी, सकता हूँ कुछ? तेवतिया जी, हाँ जी, यू नमस्कार। बी एस तेवतिया जी। जी नमस्कार सर, सबको नमस्कार। देखो, इन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे वक्ता हैं और वेटनरी के आदमी हैं, इनसे बढ़िया कोई सलाह नहीं दे सकता। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनको भी, और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको इंडक्ट किया जाए। हम मॉडर्न चीज़ों को भी, ट्रैक्टर को भी नहीं हटा सकते, बैलों को भी नहीं हटा सकते। हमने बैल हटा दिए, उन ऊंट हटा दिए, उनको कैसे यूज किया जाए हमें इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हम ट्रैक्टर या जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं उनको नहीं हटा सकते। आसान काम नहीं है। लेकिन जैसे मुझे लगता है कि जैसे गाँव में जो लाइट की व्यवस्था है वो बैलों से या ऊँटों से हो सकती है, कि वो एक जनरेट करके, लाइट जनरेट करके और स्टोर करे बैटरी में दिन में, और वो रात में काम आ जाएगा। इस टाइप से कोई मॉडर्न चीज़ों के साथ उनको इंडक्ट किया जाएगा तो मुझे लगता है कोई सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम ट्रैक्टर को हटा दें और बैलों से खेती शुरू कर दें। ये असंभव सा लगता है, आसान काम नहीं है। थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों को चीज़ों को जो है मिक्स किया जाए और उनका भी प्रॉपर यूज किया जाए। चाहे उनका गोबर है
या उनसे हम एनर्जी जनरेट कराएं, उस तरीके से करके उसको लाभान्वित हम हो सकते हैं। ये मेरी एक छोटी सी राय है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी राय है। मैंने भी यही बोला है कि ट्रैक्टर लो और भी प्रोग्रेस करो हाँ जी, हाँ जी। हर एक फील्ड में, लेकिन आप जो प्रकृति ने सिस्टम दिया है उसको भी यूज करते रहो, वरना ये जैविक विविधता खत्म हो जाएगी। मैं जरूर नहीं कह रहा कि आप ट्रैक्टर मत ले आइए, हाँ जी, ट्रैक्टर हाँ जी, आज हाँ जी, की बिल्कुल। जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अल्टरनेटिव हाँ, हम इसको कैसे बढ़ाएं। उसमें दो तीन चीजें आ रही है। आजकल थोड़ा सा सिस्टम भी डेवलप हुआ है कि आजकल हम सेक्सिंग सीमन से ज्यादातर 90% बछड़ियां पैदा कर सकते हाँ हैं। जी। उसकी तरफ बढ़ावा हो ताकि बैल कम हो। और लेकिन उस बात का बिल्कुल सही, उस पर रोक लगनी चाहिए। वो गलत है, वो नेचर के अगेंस्ट है कि हम केवल फीमेल को पैदा करें, मेल को ना करें। जब हम ह्यूमन में अलाउड है कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन हम में है, तो नेचर के खिलाफ वहां भी हमें नहीं करना चाहिए। ना उस नहीं, पर बिल्कुल, उस पर भी बैन लगना चाहिए। जो सेक्स ह्यूमन है, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब हम ह्यूमन में अलाउड नहीं है कि भाई आप सेक्स डिटर्मिनेशन कराएं, तो वहां क्यों सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हम अलाउड करते हैं? तो अपना बेनिफिट सही है। मेरा मानना यह है कि जो मेल है उसका सबसे बढ़िया गोबर है जो इस्तेमाल होगा। दूसरे, हम उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं जो प्रॉफिटेबल है। बिजली महंगी है, बिजली आपका को पॉइंट बचाया जा सकता है। मतलब आपका उसका कोई। आपका पॉइंट 100% करेक्ट है। हाँ बस जी। समस्या ही वो है कि उस बैल को कोई उससे बिजली भी नहीं बनाना चाहता। और नहीं सर, हमें टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी कि वो इस तरीके से, क्योंकि शहर में तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं, और गांव में लाइट की व्यवस्था वैसे भी कमजोर है, और है भी तो बिल बहुत आता है, कॉस्टली लाइट है। तो हमें एक अल्टरनेट उसका हो सकता है। उसमें दो तीन चीजें हैं, जैसे चारे की मशीन पहले होती थी, अब रैट तो नहीं है, चारे की मशीन तो अभी भी चलती है, चारा तो अभी भी होता है पे। तो घर की लाइट है, वो महंगी है। तो सब पे यदि स्पेस है, तो ये कोई, इस पे भी जब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, तो ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी एक पार्ट होके कि उसमें एक एनर्जी ऐसी जनरेट की जाए जिससे वो हमें लगे कि प्रॉफिटेबल है। जब तक, क्योंकि सबका मतलब अर्थ से है, यदि पैसा जनरेट नहीं होगा तो हम उस चीज को यूज नहीं करेंगे। किसान भी हो, थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। तो हमें चाहे ऊंट हो और चाहे बैल हो, उसको एनर्जी जनरेट करने का एक ऐसा स्रोत बनाना चाहिए कि उसके ऊपर ऐसी रिसर्च हो कि वो हमें दिन में चला के बैटरी को फुल कर दे, और वो बैटरी रात को हमारा लाइट का और जो भी हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जहाँ भी ट्यूबवेल है या कुछ भी है, वो वहां तक पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि एक दोबारा से क्रांति उसमें हो सकती है। ये अच्छा मेरा पॉइंट है, छोटा सा एक सजेशन था। अच्छा पॉइंट है। लेकिन मैं आपको जो पहले वाला था, आपने कहा कि ये नेचुरल नहीं है, हाँ जी, उससे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ हाँ जी, कि आप जो ज्यादा बछड़ियां पैदा करके और बछड़े कम पैदा करें, 100% तो नहीं खत्म हो सकता, वो नेचर के अगेंस्ट नहीं। जैसे आजकल एआई चल रही है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं हम पशुओं में, हाँ वो जी, वो केवल वही है। मैं आप अपनी बात को रख सकते हैं, पर मैं आपको समझाना अच्छा समझता हूँ क्योंकि आपको हाँ, इसको शायद इसका से पता ना हो। हम क्या करते हैं कि एआई के लिए सांड का सीमन निकालते हैं हाँ और जी, उसको थोड़ा सेव करके गाय में डाल देते हैं। टेक्निक में डिफरेंट हो सकता है, हाँ जी, तो लेकिन वो भी वही उस एक सांड का ही सीमन उस टाइप के गाय में जा रहा है। इसमें जो सेक्सिंग ऑफ सीमन में क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। वही सीमन जो आपने इकट्ठा किया उसमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, एक का वजन ज्यादा होता है, एक का वजन कम होता है। तो जो बछड़ी का वजन एक्स का कम होता है उसको एक ट्यूब में से चलाते हैं और वो दो पोर्शन में बढ़ जाता है। तो हाँ जी, उसमें से जो वो पोर्शन बछड़ी वाला है, वो अगर हम देख देंगे तो नेचर के अगेंस्ट नहीं है, केवल हम उसमें थोड़ा सा सिलेक्शन कर रहे हैं इस क्राइसिस के अंदर कि भाई बैल के वैसे हालत खराब है तो हम थोड़ा सा कम पैदा करें तो बछिया ज्यादा हो जाए। ये मैं इसको प्रकृति के अगेंस्ट नहीं समझ, एक टेक्निक है। धन्यवाद। सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन कोई भी सिस्टम से छेड़छाड़ तो मैं तो मानता हूँ सर अगेंस्ट
होती है नेचर के खिलाफ। वो तो आपने कहा सर एक्स वाई को हमने कर लिया, लेकिन मैं कहूँ नेचर खुद बैलेंस करती है सर। हमें तो जरूरत ही नहीं उसकी, नेचर नेचर अपने आप में नहीं, वो आप अपनी तरफ से कुछ बात कह रहे हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हाँ नहीं 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 बिल्कुल। तो ये कह रहा हूँ कि हाँ जी ऐसे आगे बैल खत्म कर दी, जब आप बैल चाहो आप 90% बैल पैदा कर लो, तो ये टेक्निक है। मैं इससे हाँ हाँ, ज्यादा हमें हमें ये होना चाहिए कि जो हमारी फीमेल है या काव है, उससे ज्यादा उसका हम यूटिलाइजेशन कर दें, एनर्जी प्रोडक्शन कर दें, जिससे हम ये कहें कि इसको मेल को पैदा करो। फीमेल की बजाय हम कहें कि यदि करना भी है तो मेल पैदा ज्यादा हो। ये था थोड़ा सा सजेशन। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छा दिया आपको, क्योंकि आप वेटनरी साइंस के हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं इस मामले में। और आप राठी गांव पे भी आप, मुझे मालूम है कि आप बहुत बढ़िया आपकी गौशाला है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार यह सुनने को मिला आपसे। वैसे तो बात हुई है टेलीफोनिक, लेकिन आज फेस टू फेस अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर डॉक्टर डॉक्टर राठी तिवतिया जी, यूएस तिवतिया जी, हम लोग शायद कभी किसी जमाने में मिले हुए हैं। आप कानपुर में एग्रीकल्चर मुलाकात हुई थी, साइंटिस्ट, कानपुर में एग्रीकल्चर मुलाकात हुई थी आपसे। साइंटिस्ट थे जी? हैं जी? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है ना आप? मैं एग्रीकल्चर क्या, मैं तो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। जी जी मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, और लेकिन मेरा कंसल्टेंसी का काम है। मैं ये आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलवाने की कंसल्टेंसी देता हूँ। जी जी जी। बेसिक काम मेरा ये है। लेकिन गांव के हैं, गाय भैंस इनसे सबसे नाता है पुराना। हमारा क्या, हमारे पूर्वजों का भी नाता है, तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम उससे अटैच रहें। जी तो और उन साहब सर से बात हुई है, सर तो बहुत अच्छा काम करते हैं। सर की बहुत अच्छी कई जगह गौशाला है। जी मैं जी पर्सनली जो है मिलना चाह रहा था। और राठी गाय के ऊपर सर का बहुत अच्छा काम है जो मुझे लगता है। जी, बिल्कुल आप मिल सकते हैं सर। आपको जब बुलाएंगे तो आप मिल लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हैं, राजस्थान से या इधर से? मैं देहरादून रहता हूँ सर। रहने वाला तो मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर सिकंदराबाद का हूँ, लेकिन अच्छा, मैं सेटल हूँ देहरादून में। अभी मौका लगे तो राजस्थान के पास बीकानेर में ही, इसमें बीकानेर के पास मैंने सबसे पहले एक कैंप खोला था, तो जिसमें सबसे पहला काम जो आज आप बता रहे हैं हाँ वो जी। कि 600 फुट से हमें बैल से पानी निकाला, 2 HP मोटर। अच्छा जी। जैसे हैंडपंप टाइप सिस्टम में ना, वो हाँ जी। 4 हाँ जी। जोड़ के और उसको जिग्रारीर बहुत बड़ा हाँ जी। 15 हाँ जी। लगा के पानी निकाला, 2 HP का निकल गया, अच्छा जी। सक्सेसफुल बनाया। अब हाँ उसी जी। सिस्टम में हमने ये बैल से बिजली बनाई। अच्छा जी। बैल से बिजली बनाई, वो भी खूब अच्छी बन गई, सब अच्छा काम चल गया। हाँ जी। हाँ लेकिन जी। जो समस्या आई मैं बता रहा हूँ, हाँ इस जी। मेंटेनेंस और इसके बैल के पीछे चलने वाले मुझे मिलने ही बंद हो गए। कोई चलना ही नहीं चाहता, ऐसे कैसे पड़े हाँ हैं, चालू हालत में है। कभी आपको मौका लगे बीकानेर, आप जरूर नहीं सर, देखिए। बिल्कुल आएंगे। हम तो कह सर लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा, और नकली आदमी जो उसके, वो आर्टिफिशियल वो घूमेगा उसके पीछे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मॉडर्न को और उसको सबको बड़ी इंडक्ट किया समस्या जाएगा। है आदमी, है जी? बड़ी समस्या है आदमी को आदमी बनाना। सर मुझे लगता है कि 15-20 साल बाद दो तरह के आदमी होंगे। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले होंगे, एक नेचुरल वाले होंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हम पे हंसेंगे कि चलो क्या ठीक काम है। करते हैं ये। हम्म। अ, हमारे अन्य साथी हैं आचार्य अंतरंग आनंद जी, डॉक्टर सुभाष नालंगे जी अभी इंडोनेशिया में हैं, वहाँ से जुड़े हुए हैं। ये भारतीय कृषक समाज के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो अगर डॉक्टर सुभाष आप सुन पा रहे हैं तो आप भी इस विषय पर बात रख सकते हैं। मैं सुन पा रहा हूँ। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, जी ये जी जकार्ता 1.5 घंटा आगे है, या जी 10:40 हुए हैं। हमारी भी जी अभी मीटिंग खत्म हुई।
आज जी हमने जकार्ता में मुझे इंडोनेशिया में हमारे जो दोस्त थे यहाँ के, उनको पूछा गाय की क्या ये है, तो ये बोले यहाँ बहुत काऊ है, बोले बहुत गाय है, अलग अलग टाइप के है, अलग अलग इसमें अलग अलग टाइप की गौ है, और अच्छा यहाँ भी दूध गोबर इसके ऊपर लोग अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ 80% मुस्लिम है और 2-3% हिंदू लोग है, वो भी बाली में है। लेकिन यहाँ का मुस्लिम समाज भी गाय की बहुत अच्छी सेवा करता है, क्योंकि हम सुबह से उनको बीच बीच में यही टोकते थे कि गाय है क्या, गाय का कैसा चल रहा है, गाय का क्या काम होता है इधर, यानी लोग अच्छे संभालते क्या, उसको ध्यान देते क्या। तो यहाँ के लोग भी गाय के ऊपर डिपेंड है। खेती में भी गोबर का और गोमूत्र का यूज होता है और दूध का यूज होता है। और यहाँ हमें कल गाय देखने को मिलेंगी, ऐसे चांसेस है 101%। कल हम देखेंगे। और अभी अभी मैं ज्वाइन हुआ, यादव जी का मैंने थोड़ा ही सुना। जो एआई टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, यानी 1000 गाय के पीछे एक नंदी भी काम कर सकता है। हम ये टेक्नोलॉजी झालावाड़ी शेळी जो है गुजरात की बकरी, इसमें हम एआई टेक्नोलॉजी यूज करके दूध का उत्पादन जो है, आज हमारे महाराष्ट्र में झालावाड़ी शेळी का उत्पादन 3.5 लीटर तक है, वो हमें 8 लीटर तक करना है। तो उसके उसके पीछे हम एआई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और अच्छी तरह से हमारा काम धुलिया डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है 2017 से। तो मैं ज्यादा बाकी सुन नहीं पाया, लेकिन मैं 3 दिन से यहाँ हूँ और 2 दिन है, तो मैं यहाँ भी काऊ के ऊपर देखूंगा कैसी है यहाँ की गाय। थोड़ी अलग है बोल रहे थे वो मुझे समझा रहे थे। मैंने भी उनको कुछ अपने इंडिया के फोटो दिखाए, तो ये बोले आपको भी कल हम दिखा देंगे गाय। मैं बाकी कुछ ज्यादा नहीं बोल पा, आगे मैं इंडिया में आने के बाद फिर चर्चा में ज्वाइन हो जाऊंगा। धन्यवाद। और कमल जी से बात हुई मेरी आज, जी टावरी साहब से, उनको वीडियो जी कॉल से यहाँ का जो है हमारे परमेश्वर जी, उनकी बात जी करके दे दिया मैंने, और जी सारी जानकारी इंडोनेशिया की दे दी। कल हम यहाँ कोऑपरेटिव का जो मॉडल है इंडिया का, तो जी इंडिया यहाँ के इंडोनेशिया सरकार को हम सबमिट कर रहे हैं भारतीय जी कृषक समाज के माध्यम से। और मेरे एक कंपनी के माध्यम से भी मैं एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ। दोनों 2-3 एग्रीमेंट हम कल लोग कर रहे हैं कि इंडिया और इंडोनेशिया कैसा काम करेंगे आगे जाके। जी धन्यवाद जी धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे भी 2 सूचनाएं देनी है, मैं आपसे अलग से फोन करके बात करूंगा। थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा आपका थोड़ा। हाँ, आ, यहाँ का वेदर अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 31-32 जी तक जाता है। हाँ, ये भी अच्छा है। जी 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 मैं आपको फोन करके बात करूंगा। जी अंतरंग जी, महेश्वरी जी पांडे जी। नमस्कार। जी जी नमस्कार। जी को बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं चूंकि इस समय जो हमारी एक दूसरी कॉन्फ्रेंस चलती रहती है रोज, इसीलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग ही सुन पाता हूँ। तो आपका जो काम है वह बहुत ही सराहनीय है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो डेवलपमेंट है वो नहीं, शास्त्र में एक बात आती है
स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चर्मोपयोग प्रकृति विचार समर्थित मंटनंच, यानी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये जो आज जितनी भी विज्ञान की बातें होती है और प्रकृति है, वह प्रकृति में जो प्रकृति है उसका जो अंदर से जो शक्ति है वह शिव, उसको शिव यानी पुरुष और प्रकृति का मिलन जो है वह यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी ब्रह्म कहलाता है। यह अद्वैत वेदांत का आधार है, शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्मा। तो शिव जो है हमारी आत्मा है, तो उस कॉन्शियसनेस को जो जैसा अभी देवतिया जी ने भी बोला और आपने भी कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है उस कॉन्शियसनेस को लेकर जो पुरुष है यानी परमात्मा है, परम पुरुष है, और जिसको आप शिव भी कहते हैं, राधा भाव में भी आप कृष्ण कहते हैं, तो वह जो पुरुष और प्रकृति का मिलन है उसमें कॉन्शियसनेस का हमें ध्यान रखते हुए तब हमें स्थूल सूक्ष्म कारण में हमें स्थूल जगत में जो प्रकृति है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के रूप में जो प्रकृति है, उस प्रकृति का हमें बिल्कुल एज इट इज, जैसे मैं एक योगाचार्य होने के नाते यहाँ पर जब हमारे पास अर्थराइटिस पेशेंट आते हैं तो या जो भी यहाँ तक कि कैंसर पेशेंट्स को भी हम लोग ठीक कर पाते हैं जब हम उनको प्रकृति से जोड़ पाते हैं। और प्रकृति से जोड़ने के लिए उनको कॉन्शियसनेस से हम अपर चक्रास को बैलेंस करते हैं लोअर चक्रास से। लोअर चक्रास जो आपकी होती है प्रकृति का जो कनेक्टिविटी है, जैसे आपकी नाभि या नाभि से नीचे, लेकिन आदमी नाभि तक ही पशु वृत्ति में रहता है। आज वही हो रहा, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना खाना, सोना, डरना और संभोग करना, ये पशु वृत्ति है ना। अधर्मोहि तेषाम दिग विशेषो धर्मिणी न पशु भी समाना। तो मनुष्य कैसे जाना जाता है कि मनुष्य है, तो मनुष्य अपने धर्म से जाना जाता है। धर्म हमारा क्या है? मानवीयता, प्रेम, दया, करुणा, कृपा, सेवा भावना, और इस प्रकृति को अपना परिवार समझ करके और उसकी रक्षा करना। तो इसीलिए प्रकृति में अगर कुछ जो बायोटेक्नोलॉजी आया, जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस आया, और जैसे आप अभी जो हाइब्रिडाइजेशन अगर करते हैं या आप एक बीज से आप कई यह गाय या बैल बनाते हैं, वह उसमें हमेशा हमें यह ध्यान देना है कि हमारा प्रकृति का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी जैसे हमने देखा कि जिनको हमको लीवर की डिसऑर्डर्स ठीक करनी होती है, हम देसी गाय का दूध यूज करते हैं, आप जानते होंगे, लेकिन हम जैसे ही हम जर्सी गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं तो लीवर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। देसी गाय के दूध, देसी गाय के घी जो हम यूज करते हैं इसी हमें यह प्रकृति का ध्यान रखना है। इसलिए देवतिया जी ने जो बोला और आप जो बोल रहे हैं दोनों सही है। अंत में मैं आपको यह कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि बैल चालित जनरेटर 25 वर्ष पहले आईआईटी दिल्ली में उसका आविष्कार किया था आईआईटीएंस ने, लेकिन वो बैल चालित जनरेटर सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसकी अपनी साजिश थी। लेकिन आज अगर जो आप कह रहे हैं बैल की बहुतायत यूज है, आपने 2-3 एग्जांपल्स भी दिया, और उसको हमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति को मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़ते हुए आज हम लोग को वापस मैं जो जिस मिशन जिस मूवमेंट में हूँ उसमें अभी मॉडर्न एजुकेशन के साथ गुरुकुल को लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें संस्कृत, भगवद गीता, योग, आयुर्वेद और ये ग्रामोद्योग, ये 5 विषयों को हम लोग आज के मॉडर्न एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जिसमें ग्रामोद्योग में और आयुर्वेद में हम पंचगव्य की पूरी चीजें हम ला सकते हैं और बहुत अच्छे से साइंस और स्पिरिचुअलिटी का समन्वय करते हुए, जैसा आचार्य विनोबा जी ने जो विज्ञान आणि आध्यात्म बराबर सर्वोदय, यानी कि हम विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय करते हुए हम लोग ये कर सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने यह काम किया है। अब इस पर इसको हमें ले जाना है और इसको जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उस इंस्टीट्यूशन में इसके प्रयोग की आवश्यकता है, और प्रैक्टिकल हमें खेती में एजुकेशन ले जाने की आवश्यकता है। मॉडर्न एजुकेशन के साथ पूरी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमें डेवलपमेंट उसी का करना है जो प्रकृति है, ये हम चाहते हैं। तो देवतिया जी भी यहाँ पर सही है कि हमें उस टेक्नोलॉजी का पूरा 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
को यूज करते हुए हमें प्रकृति की ही डेवलपमेंट करनी। मैं एआई से जब चैट करता हूँ चैट जीपीटी में, तो बहुत सारी हमने उपनिषद और वेद के साथ मिला करके हमने क्वेश्चन किया तो वो जवाब नहीं दे पाता। तो इसीलिए अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि एआई को हमें पढ़ाना पड़ेगा और एआई फिर हमारा गुलाम बन के काम करेगा, लेकिन वो हायर कॉन्शियसनेस में उसकी इस्तेमाल होगी। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और अभिषेक जी को साधुवाद है इस पूरे मिशन के लिए कि आप सबको एक साथ लाने की जो मुहिम आप लगा रहे हैं, इसके माध्यम से हमें लगता है कि बहुत जल्दी ही भारत फिर से पुनः भारत बन सकता है। बस हमें इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, सब लोग एक दूसरे के पूरक बनने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। हमारे एक दो साथी और बचे हुए हैं जिनके अभी प्रश्न नहीं आए हैं। महेश्वरी पांडे जी से मेरा अनुरोध है कि अगर उनका प्रश्न, और राकेश कुमार पांडे जी से कि उनका प्रश्न अगर कुछ है या कुछ आप सभी को प्रणाम। कहना चाहते हैं तो जी मैं आप उनका सभी को प्रणाम स्वागत। करता हूँ। जी जी आप जी सभी को राकेश मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने पूरा कॉन्फ्रेंस ध्यान से सुना आप लोगों का। जी। अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है आज के लिए और बहुत बेहतरीन डिस्कशन हो रहा है। मैं केवल आज लिसनर के तौर पे सुनना चाह रहा था, तो इसीलिए आज कंटिन्यू सुनता रहूंगा। आपको धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। धन्यवाद। महेश्वरी पांडे जी। महेश्वरी पांडे जी, प्रदीप जी और वीरेंद्र मलिक जी, अगर आज के विषय पर कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। ये आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग एक दिन बाद या 2 दिन बाद उपलब्ध करा दी जाती है, तो अगर आपका वो छूट जाए तो आप उसको सुन भी सकते हैं। उस रिकॉर्डिंग को, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग को आप सुन भी सकते हैं। अनएडिटेड रहती है, कोई भी उसमें प्लस माइनस नहीं किया जाता है। जैसा बात होती है वैसा ही होता है, अनएडिटेड। तो आप इसको देख सकते हैं। मेरा अन्य साथी प्रश्न पूछे इससे पहले मेरा कुछ विचार है, कुछ प्रश्न भी है। मैं उसको रखना चाहूँगा। ये जो पिछले 100 वर्षों में या फिर 150 वर्षों में जो औद्योगिक क्रांति आई, और औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन चालू हुआ, वो पहले कोयला से शुरू होकर और फिर प्राकृतिक तेल और अन्य चीजों तक आया, अब तो रेयर अर्थ मेटल पर आ गया है। हम सब चीजों में प्रकृति पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। और अभी मैं एक नेचर पत्रिका का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, किसी न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश किया गया था। उसमें बताया गया कि हम जमीन के असीमित भूगर्भीय जल के दोहन के चलते पृथ्वी करीबन 39 इंच टिल्ट कर गई है, मतलब झुक गई है। ये भूगर्भीय जल के ज्यादा दोहन से। ये एक बड़ा ही चौंकाने वाला बात था कि पानी ज्यादा निकालने से पृथ्वी जो है वो पृथ्वी अपने धुरी से में एक्सेस में झुक गई है और झुक गई है। तो ये एक वाकया। फिर इसके बाद ओजोन लेयर में छेद हो गया है, और जो हमारे मैग्नेटिक पोल हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि पृथ्वी हमें आगाह कर रही है कि सुधर जाओ, वरना प्रकृति ने डायनासोर को भी खत्म कर दिया था और हमें भी वो खत्म कर सकती है अगर हमने इस तरह से
असीमित और अनर्गल तरीके से प्रकृति का दोहन जारी रखा। पिछले 70 से 80 साल में जो हमारे जीवन शैली में बदलाव आए हैं, उससे उन बदलावों से हमारा प्रकृति का दोहन की प्रक्रिया कई गुना बढ़ चुकी है। पहले हम लोगों के इतने भौतिक सुख और भौतिक के लिए हम लोग इतना साधारण सा जीवन सभी लोग जीते थे, और अब स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति का असीमित दोहन हो रहा है, और ये असीमित दोहन हमें एक बहुत बड़े संकट की ओर ले जा रहा है। ये जो चर्चा है, ये चर्चा सिर्फ चर्चा रह जाए, ऐसा हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। इस चर्चा को जमीन पर उतारने की आवश्यकता है, और उसके लिए हमें काम करना होगा। इसके लिए कुछ कार्यक्रम बनाकर मतलब सोसाइटी स्तर पर और जो सरकारी स्तर पर एक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, और उसके लिए हमें अपने व्यस्त समय से महीने में 1 दिन का 2 घंटा निकालने की प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व तो है। नहीं तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है, उनको हम क्या मुंह दिखाएंगे, या वो अगर हम नहीं रहेंगे तो वो हमें हमारे कुकृत्यों के लिए कोसेंगे, क्योंकि इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आज हमें पंछी नहीं दिखाई देते, आज हमें गिद्ध नहीं दिखाई देते। ये जैव विविधता का जो लॉस होता जा रहा है, जो क्षय होता जा रहा है, इसके लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। और आने वाले जो हमारी जनरेशन है, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हम देते जा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, और ये सभी को बताना होगा कि हाँ, ये क्या समस्या है। लोग जानते भी हैं तो उस पर ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि वो भौतिकवाद के चलते और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के चलते और असीमित चीज़ों को बचाने के चलते वो इसमें ही लगे रहते हैं, कि उनको लगता है कि इस तरह की चर्चा जो है व्यर्थ की चर्चा है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से आज बहुत कम लोग आए, या जो आए भी वो बीच में छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ बात सब्जेक्ट नहीं है। तो ये आज का समाज का एक चरित्र बन चुका है, और ये चरित्र या ये जो दर्शन है या ये जो सोच है, ये जब तक बदलेगा नहीं तब तक चीजें सही नहीं होने जा रही हैं। और बदलने के लिए केवल 2 ही तरीके हैं। एक तो संगठित होना पड़ेगा अच्छे लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं कि जो ट्रुथ है वो ट्रुथ को लोगों के सामने लाएं, और जो फॉल्स है या झूठ है उसको एक्सपोज करें, और साथ ही साथ जो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए, ये भी प्रयास साथ ही साथ करना होगा। तो समय सीमित होता है, लेकिन फिर भी अगर हम महीने में 2 घंटे भी देते हैं और कुछ लोगों का मनोभाव बदलने में कामयाब हुए साल में, तो भी कुछ चीज़ें बदलेंगी, ऐसी आशा है। और ये जो कार्यक्रम है, ये कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर मेरा ब्रिगेडियर साहब जी से मार्गदर्शन मैं चाहूँगा कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसको सरकारी लेवल पे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको सामाजिक लेवल पे कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इसे अन्य स्तरों पे कैसे आगे बढ़ाया जाए। आदरणीय ब्रिगेडियर श्री राजा राम जी, ये मेरा प्रश्न है। आपने बहुत अच्छी बात कही विलेश जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको मेरे से ज्यादा ज्ञान है इसमें, पर आपने एक दो बात कही कि ये प्रकृति थोड़ा टिल्ट हो रही है। तो जो हमारे पर्यावरण को और जलवायु परिवर्तन को हम जो बदल रहे हैं, उसमें मानव का रोल तो हमने डिस्कस कर लिया, पर कुछ प्राकृतिक रोल भी है। जैसे भूकंप, उसमें तो मानव का ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रकृति लाती है। ज्वालामुखी फटना, समुद्र में बहुत बड़ी लहर चलना। अभी 2 जो महाद्वीप हैं वो पहले अलग थे, अलग हुए,
अफ्रीका और एशिया अब फिर जुड़ने की तरफ आ रहे हैं। एक तीसरा समुद्र बन रहा, एक एडिशनल समुद्र बन रहा है। ये बात जो आपने बताई टिल्ट होने की, बिल्कुल सत्य है। लेकिन वो प्रकृति ने आखिर परले भी लानी है। जब हम इतने गंदे काम करेंगे तो उसने हमें भी तो बताना है। तो भाई वो प्रकृति करती है, उनमें तो जहाँ जैसे आपने बताया कि दोहन ज्यादा हो रहा है, उसके कारण भी हो सकता है ये टिल्टिंग का। तो उसको तो हम कैसे करें दोहन को कम और कैसे ना करें, उसका तो एक बड़ा अच्छा विषय आपने रखा है। लेकिन प्रकृति भी गुस्से में आ रही है, और वो गुस्सा इसीलिए है कि ये समझता ही नहीं इंसान। तो ये है। दूसरा, आपने जो मेरे से पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है, अपना अच्छा ये पॉइंट रखा है कि इसको कैसे करें। देखो भाई, बड़ा मुश्किल है, सरकार कोई नहीं करेगी। सरकार को वोट और जो भी है उसमें मैं डिस्कशन भी नहीं करना चाहता। ये आप हम छोटा ग्रुप बना के भी, और उसको लाइक माइंडेड पीपल को ट्रेंड करें इस विषय में, उनका लाइक माइंडेड का वॉलंटियर, कुछ लोग आ नहीं सकते हैं आजकल, सब इतने बिजी हो गए हैं व्हाट्सएप और उसमें। तो हम एक ऐसा तो बनाएं कि जो इस विषय को समझते हुए इसमें रुचि रखते हो, उनको महीने में, आपने ठीक कहा कि 2 घंटे इकट्ठा करके और फिर उसको आगे आगे बढ़ाएं। और एक दो कहीं गांव में ही कुछ मॉडल बन जाए। काफी लोग काम कर रहे हैं इस विषय में, मैं ही कम से कम 8-10 के साथ जुड़ा हूँ। तो ऐसे कोशिश की जा रही है, पर बेसिक सुधार ह्यूमन के बिहेवियर में करना है। उसको जो एनर्जी है, एनर्जी यूज इतनी ज्यादा करने लग गया। आप कपड़े ही देख लीजिए, 10-10, 15-15 कपड़े, एक कपड़ा एक ही दिन पहनना है। तो ये कोई बनाता है, कोई तैयार करता है? प्रकृति के दोहन से ही तो आती है। अब खाना है, वेस्ट ज्यादा है और एक्चुअल यूज के लिए कम है। ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन आदत, और इसको कैसे लाया जाए, तो कुछ तो खैर ये भी एजुकेशन भी है कि इसको स्कूल से ही, जैसे गुरुकुल का सिस्टम थोड़ा सा अच्छा था, उसमें इसको ज्यादा सोच ले सकता, वो हो गया। अब आचार्य जी ने अभी बोला भी है। तो इस तरह हम इसको कर रहे हैं काफी लोग, पर उस तरह संगठित होकर और थोड़ा अच्छी तरह करें तो हो सकता है कुछ आ जाए, नहीं तो हर एक चीज में आगे समस्या। धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा रखा है आज का टॉपिक भी। और जी, इस पे मेरा भी एक विचार आ रहा है। देखिए, एक तो वो तरीके जिन पर काम हो रहा है, जैसे वो देश जहाँ पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जमीन डूब रही है, तो उनमें से कुछ देशों में एक फ्राइडे फॉर फ्यूचर नाम की एक कैंपेन शुरू की गई थी। एक हम लोगों ने संस्था बनाई थी जिसे नाम दिया था इंटरनेशनल एक्टिविस्ट काउंसिल। तो उस आज से 4 साल पहले इस दिशा में करीबन 7-8 देशों में काम हो रहा था फ्राइडे फॉर फ्यूचर पे। फिर इसके बाद वो काम अभी भी कुछ जगह जारी है और कुछ जगह बंद हो चुका है। लेकिन उन्होंने प्रयास किया था, और वहाँ स्कूली बच्चे जो होते थे, वो हर फ्राइडे को क्योंकि वो जो उनका फेथ सिस्टम है और जो वो है, तो उनको फ्राइडे सूट करता था, या उनके यहाँ फ्राइडे को छुट्टी होती थी। तो क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री थे, तो वो लोग फ्राइडे को करते थे। ये संडे फॉर सृष्टि ऐसे कुछ करके किया जा सकता है, लेकिन ये समग्र नहीं होगा, जो मेरा सोचना है। एक होलिस्टिक प्रोग्राम नहीं होगा, और जब तक प्रोग्राम होलिस्टिक ना हो तब तक अ, शायद उसको बदलाव नहीं आ सकता। गोपाल जी ने अभी सरकार की बात की थी, सरकार क्यों नहीं करती, सरकार क्यों नहीं करती? ये एक उनका बड़ा कॉमन सा प्रश्न रहता है। तो सरकार क्या होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। सरकार जो होती है, किसी राष्ट्र को, किसी राज्य को या किसी जिले को चलाने के लिए जिन लोगों को दायित्व मिलता है, उसको सरकार बोलते हैं। उसमें जो है हमारे राजनेता भी आते हैं, जो सत्ता में हैं, जो विपक्ष में हैं, उनका भी ज़िम्मेदारी होता है। फिर इसके बाद इसी तरह से जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे बाबू हैं, वो सब भी इसमें आते हैं सरकार में। फिर हमारे जजेस भी आते हैं, और हमारे मीडिया का भी एक रोल होता है, क्योंकि मीडिया का पोषण भी सरकार और सरकारी तंत्र द्वारा किया जाता है काफ़ी हद तक। तो ये जो सरकार है, ये सरकार के जो या डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं,
ये पिलर अपना काम नहीं कर रहे हैं, या जो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की तरफ चीजें बढ़ रही हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकार से ज्यादा जनता की है। सरकार जब अपना काम अच्छा ना कर पाए तो जनता को समझना चाहिए। और सरकार वो कोई भी आए, ये लोग जो होते हैं वो लोग मौका परस्त लोग अपना पाला बदलते रहते हैं। जैसे बीजेपी में आज 50% से ज्यादा कांग्रेसी वो आ चुके हैं जो 2004 से और 14 के बीच में यूपीए गवर्नमेंट में शामिल थे। तो ये हमारे देश की राजनीति का चाल चरित्र है, और इसी तरह से नौकरशाह भी अपना व्यवहार बदलते हैं और अपना चरित्र बदलते हैं। तो उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम ज़्यादा ज़्यादा धरना कर लेंगे, प्रदर्शन कर लेंगे और उसमें से कुछ केजरीवाल निकाल देंगे या लालू निकाल देंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि किसी संगठन को या किसी आंदोलन को किस तरह से दबाना है या खत्म करना है। और यही होता आया है और यही होगा, क्योंकि लोगों का चरित्र रहा नहीं है। लोगों का जो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्राइसिस इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस और देश का सबसे बड़ा क्राइसिस बन चुका है। जो आत्मा की बात है, आत्मा लोगों की, वो आत्मा से कनेक्शन कट चुका है और प्रकृति से कनेक्शन कट चुका है। मजेदार बात ये है, मैं आपको भी ब्रिगेडियर साहब बताना चाहूंगा, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका जो पहला दर्शन है उसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का जिक्र श्रीमद् भगवद गीता में भी है और बाकी सभी जगह है। कपिल वस्तु जो जगह है वहां पे कपिल मुनि के नाम पे वो बनाई गई थी, कपिल वस्तु, जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था, वो बुद्ध से कई हजार साल पहले जन्म ले चुके थे। तो उन्होंने प्रकृति और पुरुष के संबंध को बहुत अच्छे तरीके से बताया, और ये ज्ञान योग का पक्ष है जिसमें कि प्रकृति और पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा और परमात्मा, ये किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं और किस तरह से एक दूसरे को वो करते हैं। तो हम अगर अपने पुरानी ज्ञान परंपरा में जाएं और देखें कि किस तरह से वो दर्शन था, दर्शन जो ये सोच है, जो जिससे हमारा समाज शेप लेता है, वो समाज जो पहले मांसाहार का उपयोग कम करता था और ज्यादा करने लगा है, तो वो दर्शन बदल गया है, सोच बदल गई है, जीवन पद्धति बदल गई है। तो वो दर्शन जब तक लोगों का बदलेगा नहीं और उसमें बदलाव नहीं आएगा सोचने के तरीके में, तब तक चीजें सुधरने वाली नहीं है। और उसको बदलने के लिए काफी प्रयास करने होंगे और कई जनरेशन को बीज बनना पड़ेगा, तब जाके वो स्थितियां बदलेंगी। और कुछ चीजें जो है वो प्रकृति खुद ही कर देगी, क्योंकि प्रकृति पूर्ण समर्थ है, ये मुझे लगता है। तो मैं बस इतना ही चाहूंगा। इस है उसमें ये एंगल भी शामिल किया गया है। अभी तक 73 ब्लॉक्स को हम लोग चिन्हित करके और वहाँ पे लोगों को चिन्हित करके कुछ गतिविधियां शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और उसमें कितनी सफलता मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी वो वक्त बताएगा, लेकिन प्रयास यही है कि चीजें बेहतर हो और कुछ अच्छा हो, ये और सभी का सामूहिक प्रयास हो। इतना ही मेरा कहना है। अंत में मैं चाहूंगा कि आचार्य अंतरंग जी इसमें आखिरी में थैंक्स नोट दें, धन्यवाद दें। और ब्रिगेडियर साहब ने 2 दिन तक लगातार हमें महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी और बताया, तो उसके लिए उनको धन्यवाद प्रेषित करें। और बाकी एक प्रेजेंटेशन मुझे शेयर करना है, वो मैं शेयर कर दूंगा। ब्रिगेडियर साहब ने भेज दी थी, लेकिन उसका साइज बड़ा था तो वो मैं कर नहीं पाया। मैं रात को करके सुबह आपको सबको उपलब्ध करा दूंगा। मेरा इतना ही कहना है। मैं आचार्य अंतरंग जी से आखिरी के जो कार्रवाई है उसको करने के लिए अनुरोध करता हूँ। आचार्य अंतरंग आनंद जी। आचार्य जी लेफ्ट कर गए हैं। मैं यूवीएस तेवितिया जी से कहूंगा कि ये इसको नमस्कार, समापन मैं भी कुछ वक्तव्य कह देते हुए सकता और हूँ ब्रिगेडियर अभिषेक साहब जी। को थैंक करें। जी जी हेलो, जी 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 आवाज आ रही है सर? जी जी हाँ महेश्वरी जी, बहुत लास्ट में आए आप। बिल्कुल जी, अब तक मैं सुन रहा था और बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा था, तो थोड़ा सा प्रश्न और टिप्पणी सम्मिलित रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जी जो चर्चाएं हुई हैं, इसमें मेरा जो
निजी अनुभव और अध्ययन है वह ये है कि हमारे आप जैसे या जितने लोग इस मंच से जुड़े हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये सीमित संख्या में है, ये सही है, लेकिन हम एक दूसरे से जान पहचान नहीं है, जुड़ नहीं पा रहे हैं। इस चीज पे प्रयास घनीभूत करना होगा। जैसे कि हम खुद यहाँ अलग थलग पड़े थे और कैसे कैसे माध्यम से आप लोगों से जुड़े, ऐसे हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोग कम से कम ये अवसर और पहचान और संपर्क न होने की वजह से इन चीजों से जुड़ नहीं पा रहे हैं और लगातार विचार करते हैं कैसे क्या किया जाए, और एक जो है संगठित प्रयास नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज जो ये सामाजिक विषमताएं हैं, इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि देवासुर संग्राम की तरह से इसको ट्रीट करना होगा कि एक बैलेंस, एक संतुलन होता है हर चीज का, अच्छाई बुराई, सच झूठ, अंधेरा प्रकाश। वो संतुलन बिगड़ता जा रहा है और संतुलन बिगड़ने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। हमारा पौराणिक इतिहास और वैदिक इतिहास बताता है कि चारों युगों में कुछ न कुछ दिक्कतें रही हैं, लेकिन ये उनका जो है वजन इतना कमजोर नहीं हुआ था जितना कमजोर आज के समय में है। और इसमें बात यह है कि आजकल बुद्धि बल की लड़ाई है, और जो असुरत्व है, जो राक्षसी सेना है, वो बुद्धि बल में हमसे आगे चल रही है और वो पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया को दिमागी रूप से डाइवर्ट करने में सफल रही है और सबके दिमागों में उसने पैसा भरने में कामयाबी हासिल की है। और पैसा या धन या माया में ये गुण है कि वो जेब में रखें, अकाउंट में रखें और तिजोरी में रखें, वो तब वो काम करता है, और जैसे ही दिमाग में घुसता है तो वो सब कुछ गड्ढमड्ढ गड़बड़ सड़बड़ कर देता है। तो आज हम देखते हैं जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी इन सब की बातें जैसे ही स्टार्ट करते हैं वो डांटना शुरू कर देता है कि बिना पैसे के क्या होता है, पैसे के बारे में बताओ, पैसा 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 पैसा। तो ये सोच जो है वो लोग सबके दिमाग में भरने में कामयाब हैं। अब रणनीति ऐसी बनानी होगी और चीजें ऐसा प्रयास करना होगा हम लोगों को कि इसके जो है निगेटिव पहलू को लोगों को सामने लाया जाए। वो क्या तरीका होगा, क्या रणनीति होगी, कैसे प्रभावित कर पाएंगे, क्या सम्मोहन तंत्र होगा, ये विचार करने की बात है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आखिरी में यूवीएस तेवतिया जी से बोलूंगा कि आप धन्यवाद बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। लेकिन ब्रिगेडियर साहब का करें। लेकिन मुझे लगता है कि हम प्रकृति का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, क्योंकि कुछ चीजें दी हैं। जैसे कोई भी बर्ड्स है, कोई भी एनिमल है, सबके चूहा है, सबके नक्शे पास हैं एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। हमारा नक्शा पास नहीं है, हम जमीन में बनाए, मल्टी स्टोरीड बनाए, ईंट का बनाए, मिट्टी का बनाए। तो प्रकृति ने हमें छोड़ रखा है कि तुम डिस्टर्ब करो, एक ना एक दिन रिजल्ट में दे दूंगी। प्रकृति से ऊपर कोई नहीं हो सकता। और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और सब का जो है बहुत अच्छा रहा, और आगे जो है हम चाहते हैं कि इसको जो है कंटिन्यूस करें। और एक मेरा थोड़ा सा सजेशन था कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा फील्ड है, जो उन्होंने कहा था कि आप इस पे कहीं उसको लाएं कि अपना परिचय जो है वो इस पे देख सकें कि भाई हम कौन, क्या आदमी क्या काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तेवतिया जी, चैट में आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि हम उसको आपसे सही तरीके से जुड़ सकें। ठीक है सर, ये मैं चैट दे बॉक्स में दूंगा। नंबर दे दीजिए या आप बोल दीजिए, मैं लिख लेता हूँ। आप लिख लीजिए सर, 999 जी 999 999 733 733 9999। 9999। हाँ जी, 999 733 9999। यस सर। जी जी, ठीक है। बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। मैं आदरणीय ब्रिगेडियर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे भी आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। ये कार्यक्रम जो है बहुत जल्दी हम लाइव करेंगे और आपके मार्गदर्शन में ही सारा काम होगा। आप सभी साथियों का धन्यवाद। और कल हमारी चर्चा का एक नया विषय होगा, उसको हम आपको सूचित कर देंगे कल दोपहर तक।
आप सभी को धन्यवाद और दिन Thank you. मंगलमय हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद। Thank you.